अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके बोर्ड के पेपर में कई एक मरतबा इंशाइया तर्ज के सवालात की सूरत में आ चुका है। आज के उन्वान का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात कौन कौन सी हैं। यहाँ जनरल खसूसियात से क्या मुराद है? जनरल खसूसियात हम कहते हैं ऐसी खसूसियात को जो ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक और बड़ा ही अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज का उन्वान आपके बोर्ड के पेपरों में कई एक दफ़ा इंशाइया तर्ज की सूरत में आ चुका हुआ है। आज के उन्वान का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ खसूसियात पढ़ेंगे। ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम जब से ये बाब शुरू हुआ है हम पढ़ते आ रहे हैं। पहली बात, जनरल खसूसियात से क्या मुराद है? याद रखिएगा, जनरल खसूसियात वो हैं जो कि ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं। ऐसी खसूसियात जो ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर पाई जाएं उनको जनरल खसूसियात का नाम दे दिया जाता है। दूसरी बात, अजीज़ तलबा तालिबात, याद रखिएगा जब भी आप किसी चीज़ की खसूसियात पढ़ते हैं तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि वहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं जाके थोड़े से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है और केमिस्ट्री की ज़बान में हम उसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? माँ सिवाय। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने हमेशा पढ़ा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। ये नहम क्लास में से एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने पढ़ा कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होती हैं लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, माँ सिवाय ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट चूंकि एक कंडक्टर है तो वो आ गई एक्सेप्शन। याद रखिएगा अजीज़ तलबा तालिबात कि जब हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, इस उन्वान को भी पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत एक्सेप्शन जो है वो नज़र आ जाएगी। हम देखेंगे कि ये चीज़ ज़्यादातर में तो होती है लेकिन चंद एक होते हैं कि जिनके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि जनरल खसूसियात किसको कहा जाता है, इसको ज़हन नशीन कीजिए। जनरल खसूसियात का मतलब है ऐसी खसूसियात जो ज़्यादातर कंपाउंड्स में मौजूद हो तो उनको कहा जाता है कि वो जनरल खसूसियात है। दूसरी बात अजीज तुलबा व तालिबात, याद रखिएगा ये जो उन्वान हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात की सूरत में भी ले सकते हैं, जबकि याद रखिएगा इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्क के तौर पे भी ले सकते हैं। यानी इस टॉपिक को, इस उन्वान को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्क के तौर पर भी आप ले सकते हैं। इस टॉपिक में असल में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात तो पढ़नी ही है। अगर उन खसूसियात का हम सिर्फ उल्ट कर लेते हैं तो वो खसूसियात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बन जाएंगी। मैं अभी आपको मिसालों में साबित भी करूंगा। तो याद रखिएगा ये सवाल जो है आपका आ सकता है और आया भी हुआ इससे पहले बोर्ड के पेपर में इंशाइया तर्ज की सूरत में। ये यूं भी आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात बयान कीजिए और ये यूं भी आ सकता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क बताइए, तब भी आपने उनकी खसूसियात में फ़र्क करना है। तो चलें चलते हैं जनरल खसूसियात में, और पहले नंबर पर जिसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है वो है ओरिजिन। बच्चों, ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब है सोर्स।
कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं और उनका माखज़ क्या है, उनको कहाँ से निकाला जाता है, उनका ओरिजिन क्या है। याद रखिएगा अजीज़ तलबा व तालिबात, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इनका ओरिजिन हमें नज़र आता है पौधे और जानवर। तो ज़्यादातर ये हमें नज़र आता है कि पौधों से और जानवरों से हम इनको हासिल करते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने लिखने लगा हूँ। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी तफसील अभी बाब नंबर 13 में जाके आने भी वाली है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी क्या है बच्चों, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वगैरह। मैं इसके साथ में वगैरह लिख देता हूं। ये सारे के सारे हमें कहां से मिलते हैं? ये सारे के सारे या तो हमें पौधों से मिलते हैं या जानवरों से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी गैर जानदार सोर्स नहीं हो सकता, कोई भी गैर जानदार जरिया इन चीज़ों का नहीं हो सकता। तो पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है, उनकी जो सोर्स है, उनकी जो बुनियाद है, वो पौधे हैं या जानवर हैं। दूसरे नंबर पे जमीन की सतह, हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़मीन की सतह से मिल जाते हैं, ज़मीन की गहराई के अंदर मिल जाते हैं। ज़मीन की हम खुदाई करते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिली जुली हालत में, कंबाइंड फॉर्म में, किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई हालत में हम निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ, कोयला। अब कोयला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, अलबत्ता कोयला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से ज़रूर बनता है। यानी अगर हम कोयले को देखें तो कोयले के अंदर बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम, आपको पता है अजीज़ तलबा तालिबात कि ये भी हमें ज़ेरे ज़मीन ही मिलता है, और इसके अलावा कुदरती गैस। तो ये तीन मैंने आपके सामने बहुत बड़े सोर्सेज लिख दिए हैं बच्चों, और इन सोर्सेज का मतलब है कि इनसे हम क्या लेते हैं, बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इनमें से निकालते हैं। अब ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ज़मीन के नीचे से मिल रही हैं, और इन तीनों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कसरत से मौजूद होते हैं। तो साबित हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है, उनका जो ओरिजिन है, वो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ज़ेरे ज़मीन ये पाए जाते हैं, और वो कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस की सूरत में हम निकालते हैं। पौधे और जानवरों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए, जिनको न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हम पौधों और जानवरों से निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा, इनका माखज़ पौधे और जानवर हैं, और ये मरे हुए, ये मर के ज़मीन में दफन होने वाले पौधे ही हैं जो बाद में कोयला और पेट्रोलियम और कुदरती गैस की सूरत में हमारे सामने हमें नज़र आते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बड़ी तफसील से हम इसको पढ़ने भी वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है उसका सोर्स है, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से मिलते हैं। दूसरी खसूसियत में आते हैं बच्चों कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है बनावट। हमने ये देखना है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में याद रखिएगा कि बहुत गिनती के गिने चुने कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये किस किस के कंपाउंड्स हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो कार्बन। कार्बन होना तो एक शर्त है, कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन। बच्चों ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये तीन एलिमेंट्स तो देखे ही गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप जहां जाएंगे, मैं आपको मिसाल देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोयला, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो ये तीन एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, पहली बात। और चूंकि मैं इसमें ऊपर मिसाल लिख के आ चुका हूं, इसलिए मैं उस मिसाल को यहां पर नहीं लिख रहा। दूसरी बात, इनके अंदर कुछ और कंपाउंड्स भी और कुछ और एलिमेंट्स के कंपाउंड्स भी शामिल हो चुके होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड्स,
फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कुल मिला के बच्चों अगर हम देखें, अगर हम कुल मिला के देखें तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिनती के ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ज़्यादातर यही कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स के अंदर फिर बेतहाशा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे कि हैलोजेंस। अजीज तलबा और तालिबात, हैलोजेंस को आप लोग नहम क्लास में बड़ी तफसील से पढ़कर आए हुए हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा जिक्र करना चाहूँगा हैलोजेंस का, कि हैलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 के अंदर मौजूद हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स का शुमार होता है, असल में 5 है, लेकिन हम आम तौर पे 4 को पढ़ते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का शुमार होता है। अब हैलोजेंस जो कंपाउंड्स बनाते हैं, चूंकि ऊपर मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में चलें अगर मैं यहाँ पे जिक्र कर भी दूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स में सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़ा ही है, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, 3 मशहूर ग्रुप्स में आपके साथ डिस्कस करके आ चुका हूं। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा अल्कोहल, अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ में ऑक्सीजन होता है। और इसको इस लेक्चर के इस बाब के अंदर एक लेक्चर में जाके हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है कि अल्कोहल में आखिर क्या कुछ होता है। अगर हम नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स की बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में प्रोटीन्स का जिक्र करना चाहिए हमें, क्योंकि याद रखिए नाइट्रोजन के बगैर कोई भी प्रोटीन नहीं होती। दूसरे नंबर पे अगर हम सल्फर के कंपाउंड्स की बात करें तो बेतहाशा थायो कंपाउंड्स जो हैं, और अभी हम गुज़िश्ता ही लेक्चर में हम थायोफीन पढ़कर आए हैं कि वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स। अब अगर मैं नाइट्रोजन की एक और आपको मिसाल दूं तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको कहा जाता है अमाइंस, और ये इसी बाब में हमने अमाइंस को भी पढ़ना है कि वो क्या होते हैं। तो इतने सारे कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है और इसके अंदर कोई अचंभे और हैरान होने वाली बात भी नहीं है। अभी हम पिछला ही लेक्चर पढ़कर आए हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेतहाशा तनू और डाइवर्सिटी शो करते हैं, दिखाते हैं। क्यों, उसकी वजूहात भी हम पढ़ के आ चुके हैं। इसीलिए कसीर तादाद में कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस के अलावा हैलोजेंस जो हैं वो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और हैलोजेंस कुछ ख़ास तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचेंगे, वो कहेंगे सर बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आप लिए जा रहे हैं। आपने चले हाइड्रोकार्बन हमें पता था सर, ये अल्कोहल का तो हमें नहीं पता अल्कोहल क्या होती है। सर प्रोटीन्स के बारे में चले छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, अमाइंस में तो सर हमें नहीं पता क्या होता है, और अल्काइल हैलाइड्स तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नाम आपने लिख दिया है। तो बच्चों थोड़ा सा सब्र, इसी बाब के अंदर जाके एक ऐसा लेक्चर आना है जहां पर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे सिखा दूंगा जैसे छोटे बच्चों को गिनती सिखाई जाती है। तो सिर्फ थोड़ा सा सब्र हमें करना है। तो कॉम्पोजिशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो कॉम्पोजिशन के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आपको कसरत से नज़र आएंगे, तो गिने चुने एलिमेंट्स ही नज़र आएंगे। अब ये दो मैंने खसूसियात आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, दो खसूसियात मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और इन दोनों खसूसियात में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लिया कि ओरिजिन में पौधे और जानवर, और पौधे ही मर के ज़मीन में दफन हुए, यानी अगर देखा जाए तो उसका सोर्स जानदार चीज़ ही आ रही है। पौधा मरा, मर के ज़मीन में दफन हुआ और फॉसिल बन गया, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की सूरत में आ गया। तो इसका मतलब है जो सोर्स पीछे से निकल रहा है वो लिविंग ही नहीं कर रहा है, पौधा ही नहीं कर रहा है। कॉम्पोजिशन में देखा जाए तो गिनी चुने एलिमेंट्स मौजूद हैं, और गौर कीजिए अजीज तुलबा तालिबात, गौर कीजिए सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, कोई मेटल मौजूद नहीं है। अब हम इन्हीं दोनों खसूसियात का उल्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ कहा कि इनके जानदार सोर्स होते हैं पौधे और जानवर, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उनके जानदार सोर्स नहीं होते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा मशहूर है, या अगर हम पिछला ही बाब जो ख़त्म करके आए हैं बाब नंबर 10 में, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के आपको बता देता हूँ।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप पढ़कर आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़कर आए, सल्फ्यूरिक एसिड को आप पढ़कर आए हैं। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या ये कुदरती सोर्स से मिलते हैं? नहीं, ये सारे के सारे मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। मिनरल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन की खुदाई करके निकाल लिया, पीछे से उनका जो माखज़ है वो लिविंग नहीं है, वो जानदार नहीं है। इसी तरह अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजेंस, यानी सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। और गिनती के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसके अंदर से मुश्किल 10 के करीब एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है जो बाकी, चले अगर हम 18 भी लगा लें तो बाकी 100 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नजर नहीं आते, बल्कि वो 100 एलिमेंट्स हमें ज्यादातर कहाँ नजर आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नजर आते हैं। मैं यहां पर एक और बड़ी मजेदार बात आपको पुराने ही यानी नहम क्लास के इल्म में से उठा के देना चाहता हूं। आपने वहां पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादा तादाद में कौन मौजूद है? मेटल्स। तकरीबन 80 से 85% पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? मेटल्स। हम यहां देखते हैं इसकी बनावट में तो हमें कोई मेटल नजर नहीं आता। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन में मेटल नहीं होंगे, तो बड़े गिने चुने एलिमेंट्स होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेतहाशा एलिमेंट्स हमें नजर आएंगे। तो इनकी खसूसियात भी बच्चों साथ साथ पढ़ते जाओ, इन्हीं खसूसियात का उल्ट करते जाओगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात आती जाएंगी। आते हैं तीसरी खसूसियत पे, जिसका नाम है कोवलेंट लिंकेज। अब कोवलेंट लिंकेज में तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो ये पढ़िए कि कोवलेंट लिंकेज हम कहते हैं किसको है। तो कोवलेंट लिंकेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक। यही पढ़ा हुआ है ना आपने कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक, कि जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इश्तराक कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, मिल जाते हैं, यानी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अजीज तलबा और तालिबात, जरा कोवलेंट बॉन्ड की पुरानी तफसील तो अपने जहन में लेकर आइए जो आपने नहम क्लास में पढ़ी है। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी मेटल में नहीं बनता। कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है वो नॉन मेटल्स में बनता है। ये बात जहन में रखिएगा। तो ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में बनता है, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, मैंने ऊपर कॉम्पोजिशन में जितने एलिमेंट्स लिखे हैं वह सारे के सारे नॉन मेटल्स लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन सब के अंदर हमें क्या नजर आएगा? कोवलेंट बॉन्ड नजर आएगा। तो चलें थोड़ी सी तफसील पढ़ के देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, देखिए मैं मिसाल ऊपर लिख के आया हूं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन भी कौन सा बॉन्ड बनता है? हम पढ़कर आए हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कार्बन और ऑक्सीजन भी कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स जो है, और अजीज तलबा और तालिबात याद रखिएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी बनता है। ये बात आप हम क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। अगर हम कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड भी देखा गया है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी देखा गया है। अमाइंस की सूरत में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन ने और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा होता है, तो उसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो ये साइनाइड होता है। तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं और हमें उनके अंदर जो बॉन्ड नजर आएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ ही नजर आएगा। हमें यहाँ कहीं पर भी आयनिक बॉन्ड नजर नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नजर नहीं आएगा। ये बात दोबारा दोहराने के पीछे एक वजह है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बड़ी तफसील से समझाऊंगा। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड हमें नजर आता है वो कोवलेंट बॉन्ड ही नजर आता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं अगली खसूसियत पे।
खसूसियत नंबर 4 जो कि है सॉलिबिलिटी। अजीज तलबा व तालिबात, सॉलिबिलिटी का एक कानून तो नहम क्लास में आप पढ़कर आए ही हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर होता है वो पोलर में हल होता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होता है। तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा तफसील में जाके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब वो तफसील क्या है? अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं अजीज तलबा व तालिबात, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कौन सी दोनों चीज़ें आती हैं मैं आपको बड़ी तफसील से बताने लगा हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें दोनों तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अंदर हमें पोलर चीज़ें भी नज़र आती हैं और इसके अंदर हमें नॉन पोलर चीज़ें भी नज़र आती हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दोनों तरह की तकसीम मौजूद है। पोलर चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद हैं, यानी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि एक चीज़ पोलर कब होती है और नॉन पोलर कब होती है। मैं बड़ी तफसील से इसको आपको समझाने लगा। अजीज तलबा तालिबात, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैलोजेंस भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। फिर मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन। अब जरा सोचिए, गौर से सोचिए कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो नहम क्लास की कुछ बात आपके साथ मैं बड़ी तफसील के साथ करने लगा हूं कि इसमें से आपने देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, दूसरे नंबर पे आता है फ्लोरीन के बाद, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो इसका मतलब है दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पैदा हो गया? फर्क। और फर्क कितना आ रहा है? 1। जबकि नहम क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि जब फर्क, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0.7 या उससे ज्यादा हो तो चार्जेस आ जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये तो हो गया पोलर। अब मैं आपको मिसाल देता हूं जहां से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी, याद कीजिए, मीथेन। मैंने आपको समझाना ही मीथेन से शुरू किया था। तो अगर हम मीथेन की साख्त देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये मैंने आपके सामने मीथेन का एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो अजीज तलबा तालिबात, जरा गौर कीजिए कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं कि कितनी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 भी लिखी जाती है, 2.2 भी होती है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2 स्केल होते हैं। एक स्केल के मुताबिक 2.1 है, एक स्केल के मुताबिक 2.2 है। दोनों बातें ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की निकलती है 2.5। मैं अभी बता कर आया। क्या ये फर्क 0.7 से ज्यादा है? नहीं, ये फर्क आ रहा है 0.3। तो यहां पर किसी किस्म के चार्जेस नहीं आएंगे। जब चार्जेस नहीं आएंगे तो मीथेन नॉन पोलर हो गया। अब सॉलिबिलिटी का मसला है कि सॉलिबिलिटी कहती है कि जनाब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जी जो पोलर है वो पोलर में हल होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या है? पोलर, वो किस में हल होंगे? वो हमेशा याद रखिएगा कि वो पानी में हल हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं अजीज तलबा व तालिबात, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल भी कहा जाता है, वो पानी में हल हो जाता है। और उसके पानी के हल होने के पीछे एक और वजह है, लेकिन इंशाल्लाह वो तफसील से जब हम जाएंगे बाब नंबर 15 में तो मैं बड़ी तफसील से वहां आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से पानी के अंदर इथेनॉल जो है वो हल हो जाता है। लेकिन अगर हम मीथेन वगैरह की बात करें या इस जैसे और कंपाउंड, जैसे आप पेंटेन पढ़कर आए हैं, पेंटेन को पानी में हल करें या ऑक्टेन को पानी में हल करें, वो कभी भी पानी में हल नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? नॉन पोलर। तो इसमें एक मिली जुली चीज़ हमारे सामने आएगी सॉलिबिलिटी में कि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन पोलर हैं वो पानी में हल नहीं होंगे। उनको हल करने के लिए फिर हमारे पास कुछ और सॉल्वेंट्स लेबोरेटरी के अंदर होने चाहिए। अब मैं वो बताने लगा हूं कि कौन कौन सी चीज़ें, यानी पोलर चीज़ें तो हमने बात कर ली, पानी के अंदर हल हो गई। अब हमने ये देखना है
कि जो नॉन पोलर चीजें हैं वो किस में हल करेंगे हम। तो पोलर चीजों का तो मैंने लिख दिया पानी। याद रखिएगा अजीज तलबा और तालिबात कि इसमें जो नॉन पोलर चीजें होती हैं उनके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ही ढूंढ के लाए जाते हैं, जैसे कि बेंजीन। बच्चों याद रखिएगा लेबोरेटरी के अंदर जब हमने किसी नॉन पोलर चीज को हल करना होता है तो जो गिने चुने सॉल्वेंट्स हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से एक क्या होता है, बेंजीन। इसी तरह एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CCl4। याद रखिएगा कि जो मकाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए या सॉल्ट्स को हल करने के लिए जो मकाम हमने पानी को दे रखा है, नॉन पोलर चीजों को हल करने के लिए वही मकाम और रुतबा कार्बन टेट्राक्लोराइड को दे रखा है। तो आइंस वाली चीजों को हल करने के लिए पानी सबसे शानदार सॉल्वेंट समझा जाता है लेबोरेटरी में, और इस तरह की नॉन पोलर चीजों को हल करने के लिए सबसे शानदार सॉल्वेंट लेबोरेटरी में कार्बन टेट्राक्लोराइड को समझा जाता है। तो इस पूरे के पूरे नुक्ते का जो लुबे लबाब है वो ये है कि सॉलिबिलिटी के एतबार से दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कुछ होंगे पोलर और कुछ होंगे नॉन पोलर। जो पोलर हैं वो पानी के अंदर हल हो जाएंगे, जो नॉन पोलर हैं वो पानी में हल नहीं होंगे और उनके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह लाने पड़ेंगे। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन खसूसियात का उल्ट करते जाएंगे तो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात आती जाएंगी। अब अगले नुक्ते की तरफ आते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से करंट गुजर जाता है, यानी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अजीज तलबा तालिबात, मुझे यहां पर ना इस लफ्ज पर थोड़ा सा एतराज है। मैं समझता हूं कि ये लफ्ज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बजाय इस लफ्ज को होना चाहिए था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो बेहतर लफ्ज मेरी नजर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है। और मैं समझता हूं कि इसमें आपके काबिल तरीन फिजिक्स के जो भी उस्ताद हैं वो इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं इन दोनों में फ़र्क समझाने में। बहरहाल देखते हैं, मैंने पॉइंट बता दिया, नुक्ता बता दिया कि इसके अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या इनके अंदर से करंट गुजर जाएगा, क्या ये कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, उसके लिए थोड़ा सा यहां पर आ जाए। कोवलेंट लिंकेज का मतलब क्या है? कोवलेंट लिंकेज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक, मतलब आइंस का ना होना। सीधी सी बात है, चूंकि कोवलेंट लिंकेज है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हमने यही देखना है कि क्या करंट गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो बच्चों याद रखें, आप कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें से करंट गुजर जाता है। करंट गुजरने की वजह क्या है? मेटल्स में हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने नहम क्लास में पढ़ा कि मेटालिक बॉन्ड जब बनता है तो पार्टिकल्स, मेटल्स के जो एटम्स या आइंस होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आइंस बन जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, उसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम करंट गुजारते हैं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर जाते हैं। तो जब वो हरकत कर जाते हैं तो करंट गुजर जाता है। दूसरी वजह आयनिक कंपाउंड्स की बात, वो भी आप नहम क्लास में पढ़कर आए हैं कि उसके अंदर आइंस होते हैं। जब हम उसमें से करंट गुजारते हैं तो उसमें से करंट गुजर जाता है। ठोस की सूरत में नहीं, उसको माया की सूरत में लाकर फिर उसमें से करंट गुजारते हैं। गोया साबित हुआ कि जहां पे चार्जेस होंगे वहां पे करंट गुजर जाएगा, जहां चार्जेस नहीं होंगे वहां पे करंट नहीं गुजरेगा। तो हमने यहां पर पढ़ लिया कि इसमें आइंस नहीं है, तो आइंस के ना होने की वजह से याद रखिएगा ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर्स हैं। इनके अंदर से इतना अच्छा जो है वो करंट नहीं गुजरता, क्योंकि अजीज तलबा और तालिबात, ना इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ना ही इनके पास आइंस हैं। तो चूंकि आइंस नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, लिहाजा इनके अंदर से करंट नहीं गुजरता। अगली बात पर आते हैं। अगला नुक्ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का। अजीज तुलबा तालिबात, याद रखिएगा किसी भी चीज के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आप पढ़कर ही आए हैं कि इसका ताल्लुक किसके साथ होता है। इसका ताल्लुक होता है फोर्सेस की मजबूती के साथ। अगर तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस हैं, अगर वो ताकतवर हों, तो फिर तो आपको पता है उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो फोर्सेस, अगर वो ताकतें कमजोर हैं, या उनके दरमियान जो बॉन्ड्स बने हुए हैं अगर वो कमजोर हैं, तो फिर उनको तोड़ना क्या हो जाएगा, इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक फोर्सेस की मजबूती के साथ है। इसके लिए मैं दोबारा आपको इस जगह पर लेके जाना चाहूंगा। कोवलेंट लिंकेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक, और कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम आयनिक बॉन्ड के साथ देखें और फर्क करें तो हमें पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड तो इंतहाई मजबूत है, उसके मुकाबले में कोवलेंट बॉन्ड बेचारा काफी कमजोर है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड कमजोर है तो इसका मतलब है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। तो ये तो हम पहली बात यहां पे लिख लेते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, मैं यहाँ पे आपके सामने ना एक बड़ी बड़ी सादा सी बात, एक मिसाल रख देता हूँ। हम एल्केन्स के मेंबर्स पढ़कर आए हैं इसी बाब के आगाज़ में। 10 मेंबर्स, मैंने बताया कि उसके 40 मेंबर्स होते हैं, बाकी उसके बाद भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे बाद में बनाए गए। तो 40 मेंबर्स तो हैं उसके। अगर हम इसका 40वां मेंबर भी उठा के देखें तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, C40 H82। अंदाजा करें कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, 40 एटम कार्बन के, 82 एटम हाइड्रोजन के, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ 86 डिग्री सेल्सियस। तो अंदाजा कीजिए पानी से भी कम है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स खासे कम होते हैं। और वजह क्या है, वजह यह है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कमजोर है। तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, चूंकि वो बहुत कमजोर होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। दूसरी एक और वजह है, चूंकि ज्यादातर, ऊपर हम पढ़ कर आए कि इसमें पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड्स कौन से हैं, नॉन पोलर, क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पैदा नहीं होता। तो जो नॉन पोलर होते हैं, अजीज तुलबा तालिबात याद रखिएगा, नॉन पोलर का मतलब है कोई पार्शियल पॉजिटिव, कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं। अगर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा तो अजीज तुलबा तालिबात किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं बनेंगी, जैसे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आयन डाइपोल फोर्सेस नहीं बनेगी। याद रखिएगा इसमें फोर्सेस जो हैं, वो जो बड़ी मशहूर फोर्सेस हैं वो नहीं बनती। हाँ, चंद एक बनती हैं, वो आप बड़े लेवल के ऊपर जाके उसको पढ़िएगा। तो पहली वजह कि एक तो कोवलेंट बॉन्ड है, पहली वजह कि एक तो कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से वो कमजोर बॉन्ड है। और दूसरी वजह मैंने अजीज तुलबा तालिबात आपको बता दी, इनकी नॉन पोलर नेचर। तो इनका जो नॉन पोलर होना है ना, उसकी वजह से भी, चूंकि इजाफी फोर्सेस नहीं ना बनती, इजाफी अगर चार्जेस होते तो इजाफी फोर्सेस बन जाती, लेकिन वो इजाफी फोर्सेस ना बनने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट खासे कम है। लेकिन यहां मैं एक नुक्ता जरूर आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स कोवलेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें नेटवर्क कंपाउंड्स कहा जाता है। नेटवर्क कंपाउंड्स का मतलब है बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट अमूमन ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम जनरल देखें, जैसे मैंने वहां कहा ज्यादातर की बात करें, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट खासे कम होते हैं। आते हैं 7वें नुक्ते की तरफ, जिसका नाम है स्टेबिलिटी। अजीज तुलबा और तालिबात याद रखिएगा, स्टेबिलिटी का ताल्लुक भी किसके साथ है, स्टेबिलिटी का ताल्लुक भी फोर्सेस की मजबूती के साथ है।
अच्छा, अब अगर फोर्सेस ही कमजोर हों तो हल्की सी हरारत देने के ऊपर भी टूट जाएगा। ये हरारी तौर पर, यानी हरारत की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हरारी तौर पर अनस्टेबल होते हैं। यानी मामूली सा भी गर्म करते हैं ना हम इनको, अगर इनको हम मामूली सा भी गर्म करें तो ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, मतलब इनकी डीकॉम्पोजिशन शुरू हो जाती है। आते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है आतिशगीर। आतिशगीर होने का मतलब है कंबस्शन, और कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना। तो याद रखिएगा, पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सारे के सारे ही आतिशगीर हैं, सारे के सारे ही आतिशगीर हैं। यानी ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादातर को आग लग जाती है। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि अगर आपके पास है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसको जलाते हैं ना, तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अजीज तुलबा तालिबात, ये मैंने आपके सामने जो हमारे घरों में सुई गैस जलती है ना, उसका रिएक्शन आपके सामने लिख दिया है। मीथेन सुई गैस का हिस्सा है। अगर हम सुई गैस को देखते हैं, वो तो सुई गैस तो हमारे मुल्क में उसको कहा जाता है ना, वैसे तो वो कुदरती गैस। तो कुदरती गैस के अंदर 85% क्या होता है? मीथेन होता है। तो ये मीथेन का जलना ही है जिसके ऊपर हम लोग अपने घर में खाने पकाते हैं। तो इसके नतीजे में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और 2 मोल्स जो हैं वो पानी के बनते हैं। अगर हम मसावात को तवाजुन में लाएं तो ये भी हमारे पास 2 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये मैंने आपके सामने एक बड़ा आम सा रिएक्शन लिख दिया जिसमें हमने देखा है कि इसको आग लग जाती है आसानी से। और आग लगने की वजह क्या है? अंदर कार्बन मौजूद है। तो कार्बन वाली चीज़ों को हमने देखा है कि आमतौर पे आग लग जाती है, जैसे लकड़ी को आग लग जाती है, कोयले को आग लग जाती है। हम जो कागज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन बड़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, उसको भी आग लग जाती है। तो कार्बन वाली चीज़ों को हमने देखा है कि आमतौर पर आग लग जाती है। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कसीर तादाद में कार्बन होता है, तो इसलिए उसको आग लग जाती है। लेकिन यहां एक छोटा सा नुक्ता है जिसको हमने जिक्र करना है। किसी भी चीज के आतिशगीर होने का फैसला करना होता है उसके मॉलिक्यूलर मैस ने। याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस कम है तो याद रखिएगा उसका आतिशगीर होना ज्यादा होता है। क्योंकि जितना कम मैस होगा इसका मतलब है उतना वो छोटा मॉलिक्यूल है। छोटे मॉलिक्यूल का मतलब है आसानी से वो जल जाएगा। कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसलिए वो आसानी से जल जाएगा। जो जो मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे कंबस्शन यानी आतिशगीर होना कम होता चला जाएगा। तो गोया साबित हुआ कि अगर हमारे पास मीथेन हो और हम उसको आतिशगीर करें यानी उसको आग लगाएं, तो मीथेन हमेशा ज्यादा जलेगी किसके मुकाबले में? पेंटेन के मुकाबले में। और पेंटेन जो है वो डीकेन के मुकाबले में क्या होगा? ज्यादा जलेगा। तो साबित हुआ जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका आतिशगीर होना क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर हम इसका तकाबुली जायजा लेते हैं किसके साथ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जल्दी करके आग नहीं लगती। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादातर क्या होते हैं? स्टेबल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज्यादातर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ज्यादा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, लेकिन मैंने बता दिया ठोस की हालत में नहीं बल्कि माया की हालत में। अब आते हैं नौवां कैरेक्टर यानी नौवें खसूसियत पर आते हैं, आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग अभी गुज़िश्ता लेक्चर में बड़ी तफसील में पढ़कर आए हैं कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है। एक कंपाउंड, ठीक है, और उसका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
और उसकी मुख्तलिफ साख्तें। ठीक है, तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह लें या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर कह लें। ठीक हो गया, ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़कर आए, तफसील इससे कबल लेक्चर में मैं दे चुका हूं, मिसाल के तौर पे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब ये आइसोमेरिज्म का जो अमल है ये हमें सिर्फ किस में नजर आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नजर आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर हम आइसोमेरिज्म के अमल की बात करें तो बच्चों इसके पीछे जो वजह निकलती है वो निकलती है कैटिनेशन। तो इसके पीछे कैटिनेशन निकलती है, याद रखिएगा। कार्बन की सेल्फ लिंकेज, आगे से आगे बॉन्ड बनाना, इधर उधर बॉन्ड्स बनाना, जिसकी वजह से शाखें बनती हैं और शाखें बनने की वजह से उसकी साख स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही कार्बन कसीर तादाद में पाया जाता है तो यहाँ कैटिनेशन हो जाती है, आइसोमेरिज्म बन जाता है, नजर आ जाता है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वहां हमें किसी किस्म का आइसोमेरिज्म का अमल जो है वो नजर नहीं आता। अब आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी नुक्ते की तरफ, रिएक्शन का रेट। अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा इनके जो रिएक्शन के रेट होते हैं वो बहुत ही कम रफ्तार पर होते हैं। वजह क्या है? उसकी वजह हमें यह नजर आती है कि इसमें आइंस नहीं है। तो आइंस का ना होना असल वजह है। क्योंकि अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा, मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं कि फर्ज कीजिए अगर कहीं पर एक मस्बत चार्ज का आइन पड़ा हुआ है और उसके करीब कोई मनफी चार्ज का आइन आ जाए, तो खुद ही सोचें क्या इनके दरमियान किसी किस्म की कशिश की फोर्स नहीं पैदा होगी? फौरन पैदा होगी, जिसकी वजह से ये अचानक से फौरन रिएक्शन करेंगे और जब ये रिएक्शन करेंगे हम कहेंगे जी बड़ा तेज रिएक्शन हो गया। लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट लिंकेज पाया जाता है, आइंस नहीं होते हैं, इसलिए आइंस के ना होने की वजह से इनके रिएक्शन की जो रफ्तार है वो काफी कम है। लेकिन अगर हम इसका तकाबुली जायजा लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, चूंकि वहां आइंस होते हैं इसलिए उनका जो रेट होता है रिएक्शन का वो बहुत ही तेज होता है। अजीज तलबा तालिबात, बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचेंगे कि सर रेट से क्या मुराद है? तो आपके लेवल तक हम रेट को रफ्तार ही कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक ख़ास तारीफ है जो इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में जाके आप लोगों ने लाजमन पढ़ लेनी है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 10 जनरल खसूसियात देखी हैं जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें नज़र आती हैं। इसके साथ साथ इन खसूसियात का बिल्कुल उल्ट कर लेने पर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात भी पता चल जाती हैं, जिससे हम इन दोनों में फ़र्क करने में भी कामयाब हो गए। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान जिसको मैंने बड़ी तफसील से आपको पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लग चुकी होगी। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।